Hello, Assalamu alaikum. This is me, Dr. Jangir Khan, and I'm going to discuss SK Gynae Pink. Till now, we have covered the uh, 1.5 paper, and this is the second half of the second paper. तो आज हम डिस्कस करेंगे। पर्पज़ यही है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए। कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर MCQs अगर CPSP वाले चेंज करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। रट्टा लगाएंगे तो फिर मसला होगा। बाज़ MCQs ऐसे हैं जिसमें रट्टा लगाना पड़ता है, लेकिन बाज़ MCQs ऐसे हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं। जो रट्टा वाले MCQs होते हैं वो CPSP वाले उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते, लेकिन जो कंसेप्ट वाले MCQs हैं उसमें इजीली चेंजेस ला सकते हैं। तो अगर हम कंसेप्ट समझ लें जो कंसेप्ट वाले MCQs है तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। सो इधर से स्टार्ट करेंगे। एग्रेसिव ट्यूमर, इसमें मेलानोमा है। मेलानोमा ये एग्रेसिव ट्यूमर है। Progress to grade 4 hepatic encephalopathy is caused by that is diuretics। और डायूरेटिक्स क्या करता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस करता है, और मेनली जो है हाइपोकलीमिया वो रिस्पॉन्सिबल है ये हेपेटिक इनकैप के लिए, वो रिस्पॉन्सिबल है हेपेटिक। और इसके 4 ग्रेड्स हैं मेनली। फॉर एनालिसिस ऑफ एसिड बेस एब्नॉर्मलिटी ब्लड इज टेकन फ्रॉम नाउ हाउजाब टाइम से हम ये चीज़ जो है वो देख रहे हैं कि ABGs के लिए जो है वो ब्लड लेते हैं और हेपानाइज ट्यूब में लेते हैं। ऑलरेडी हैज़ अंडरगन कोलास्टमी और TPN पे हैं। नाउ अब वो शी इज़ प्रोन टू डेवलप व्हिच कंडीशन। नाउ अगर एक पेशेंट को आप मुंह से कोई खुराक दे दें तो वो नीचे स्टमक में जाती है और ड्यूडिनम से या स्मॉल गट से वो जो है क्या करता है, यहाँ पे DDP4 एंजाइम होता है, DPP4। तो क्या होता है यहाँ पे GLP-1 एगोनिस्ट होता है, सॉरी GLP ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड। तो ये रिलीज़ करता है इंसुलिन को, और वो इंसुलिन जो है फिर ग्लूकोज को पुश करता है सेल्स में, तो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होती। ये जब ओरली आप कोई चीज़ देते हो। जब पेरेंटली देते हो तो पेरेंटली में क्या होता है, आपका GLP-1 रिलीज़ नहीं होता। ये GLP-1 आपका रिलीज़ नहीं होता। और ये जो है डायबिटीज़ में हमारा टारगेट है DDP4 इनहिबिटर। नॉर्मली GLP-1 जो है वो इंसुलिन को रिलीज़ करता है, ग्लूकेगॉन को इनहिबिट करता है। तो DDP4 नॉर्मली क्या करता है, डाइपेप्टाइड पेप्टाइडेज 4, ये इसको डिस्ट्रॉय करता है नॉर्मली। तो अगर हम इसको इनहिबिट करें तो हमारा ये ज़्यादा प्रोलॉन्ग होगा, इंसुलिन रिलीज़ होगा। ये डायबिटीज़ का एक मैकेनिज़्म है। पर यहाँ पे आप ये समझ लें कि अगर IV टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन आप दे रहे हो तो गट में आपका GLP-1 रिलीज़ नहीं होगा, तो उसकी वजह से इंसुलिन रिलीज़ नहीं होगा, तो पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिया डेवलप करेगा। सिंपल कॉन्सेप्ट। फेशियल नर्व सप्लाई टेस्ट फाइबर टू द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग वाई कार्डा टेम्पेनाई व्हिच टाइप ऑफ फाइबर्स आर स्पेशल वेसल आपरन। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ देख ली कि द फेशियल नर्व सप्लाई टेस्ट फाइबर्स कौन सी नर्व में जाती है, कार्डा टेम्पेनाई में। फिश टेस्ट फाइबर्स फ्रॉम द इंटीरियर 2/3 कहाँ पे जाती है, कार्डा टेम्पेनाई में। बस ये याद रखिए। कार्डा टेम्पेनाई जो है उसमें जो है ये टेस्ट फाइबर जाती है। ये एक और MCQ है। एक और MCQ जो मेरे जहन में भी आ रहा है, तो इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग से टेस्ट कौन ले जाता है, टेस्ट यही कार्डा टेम्पेनाई के थ्रू जाता है। लेकिन इंटीरियर 2/3 से जनरल सेंसेशन कौन ले जाता है, जनरल सेंसेशन, तो वो ट्राइजेमिनल नर्व है। ट्राइजेमिनल जनरल सेंसेशन लाइक टच, पेन, ये कौन, ट्राइजेमिनल। इसी तरह पोस्टीरियर 1/3 से, सपोज दिस इज टंग, पोस्टीरियर 1/3 से जनरल और टेस्ट कौन ले जाता है, जनरल और टेस्ट दोनों ग्लासोपेरेंजियल, ग्लासोपेरेंजियल ले जाता है। कौन, ग्लासोपेरेंजियल। यहाँ पे अल्लाह ने एक ज़बरदस्त निज़ाम बनाया है। जिन पेशेंट को जर्ड होता है स्पेशली एट नाइट, तो क्या होता है कि ग्लासोपेरेंजियल नर्व पीछे से स्टिमुलेट हो जाती है, तो यहाँ पे गैग रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है। ऊपर से वेगस नर्व, तो वो वेगल मोटर जो है फिर क्या करता है, लेरिंग्स को बंद कर देता है, लेरिंग्स को बंद कर देता है। गैग रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है तो एस्पिरेशन को प्रिवेंट करता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो ये टेस्ट और जनरल सेंसेशन पे फोकस करनी है कि टेस्ट कहाँ जा रही है और कौन सी नर्व में जा रही है। आगे चलते हैं। आगे है लैंडमार्क ऑफ प्यूडेंटल नर्व ब्लॉक इज, तो ये तो एशियल स्पाइन है, बार बार रिपीट होता है, एशियल स्पाइन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजॉक्सिन जो है
ये इंट्रासेलुलर कैल्शियम को बढ़ाता है, लेकिन इस मैकेनिज़्म को समझना चाहिए कि इसका मैकेनिज़्म क्या है। लेट्स सपोज ये आपका सेल है, ये क्या करता है, सोडियम पोटाशियम एटीपेज को इनहिबिट करता है, ये याद रखिए। सपोज दिस सोडियम पोटाशियम एटीपेज को इसने इनहिबिट कर दिया ये, तो जब सोडियम पोटाशियम एटीपेज आपका इनहिबिट हो गया तो क्या होगा, सोडियम आपका अंदर बढ़ जाएगा। नॉर्मली ये सोडियम को बाहर फेंकता है, पोटाशियम को अंदर लाता है, तो सोडियम आपका बढ़ जाएगा। जब सोडियम आपका बढ़ जाएगा तो यहाँ पे एक दूसरा चैनल है, तो उसके थ्रू क्या होता है कि ये जब सोडियम बढ़ जाता है सेल के अंदर सोडियम पोटाशियम एटीपेज की वजह से, तो ये अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ा देता है। तो इस पॉजिटिविटी से क्या हो जाता है, यहाँ पे दूसरा चैनल है, उसको सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर बोलते हैं। सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, सोडियम बाहर निकलता है, कैल्शियम अंदर आता है, तो कैल्शियम आपका बढ़ जाता है, कैल्शियम आपका बढ़ जाता है। तो इस ये मैकेनिज्म याद रखें, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। सोडियम पोटाशियम एटीपेज बंद हो गया, सोडियम अंदर ज़्यादा हो गई, सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर के साथ सोडियम बाहर निकल गया, कैल्शियम अंदर है, तो ये कैल्शियम को बढ़ा देता है। दूसरा, ये सपोज ये आपका सेल है, तो ये सोडियम पोटाशियम एटीपेज है, तो पोटाशियम भी इसके लिए लड़ रहा है, कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म है ना, और इधर पे डिजैक्सन भी आपका, दोनों के बीच लड़ाई है। तो अगर ये चीज़ आपकी कम हो जाए तो ये बाजी जीत जाएगा। जब ये बाजी जीत जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हाइपोकैलीमिया में डिजैक्सन टॉक्सिसिटी होती है, हाइपोकैलीमिया में डिजैक्सन टॉक्सिसिटी होती है, बस ये याद रखें। और डिजैक्सन टॉक्सिसिटी क्या करता है, ये हाइपरकैलीमिया करता है। डिजैक्सन टॉक्सिसिटी क्या करेगा, ये हाइपरकैलीमिया करेगा, बस ये याद रखें। नेक्स्ट, थीटा वेव एनर्जी occurs in which stage, so that is non-REM stage 1। सो उसकी तरफ आते हैं, रेम और नॉन रेम। एक ऑथेंटिक डायग्राम है, इस पे जो है बहुत सारे MCQs आते हैं, बहुत सारे MCQs आते हैं। हमारा जो मेन कंसर्न है वो कौन सा वेव्स कौन से उसमें आ रहा है ना, कौन से फेज़ में आ रहा है, हमारा मेन कंसर्न एक तो वही यही है। दूसरा, हमने देखना है कि कौन सा कब प्रोलॉन्ग होगा और कौन सी एबनॉर्मलिटी कौन से वाले में होती है। यहाँ पे बीटा वेव्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, मोर देन 13 हर्ट्ज़, बट एम्पलीट्यूड बहुत कम है। जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एम्पलीट्यूड उसकी कम होगी, जब एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी। ये उलट है, ये उलट है। जितना आप नीचे आते हैं बीटा अल्फ़ा थीटा, तो इतनी जो है फ्रीक्वेंसी कम होती है, लेकिन एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। सबसे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड किस चीज़ का है, डेल्टा वेव्स का। ये MCQs है, सबसे हाईएस्ट एम्पलीट्यूड किसका है, डेल्टा वेव्स का। सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, डेल्टा वेव्स की। इसी तरह सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है, डेल्टा बीटा की, और सबसे लोएस्ट एम्पलीट्यूड इसी की ही है। तो बंदा अलर्ट है, मतलब आइज़ उसके ओपन है। वेक में दो चीज़ें हैं, अलर्ट और आइज़ क्लोज। अलर्ट का मतलब ये है कि उसकी आइज़ ओपन है, तो ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में आपको बताया हो कि आइज़ आर ओपन, आपको सिर्फ अलर्ट दिया होगा, तो उसमें बीटा वेव्स है। जो ही आंखें बंद कर दी, अल्फ़ा वेव्स हो गई। तो फिर नॉन रेम को और रेम को डिवाइड किया है, तो फिर इन 1 इन 2 इन 3। बस आपने इस पर फोकस करना है। लाइटेस्ट स्टेज ऑफ स्लीप है, डीपर स्लीप है, स्लो वेव स्लीप है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन इसमें आपने ये नोट करना है कि इसमें क्या होता है, सेंसेशन ऑफ सडन मायोक्रोनिक जर्स किस में होते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया किस में होते हैं। इसके अलावा ब्रोक्सिज्म कौन से फेज़ में होती है, इस पर नज़र रखनी है, इस पर MCQs आते हैं। और स्लो वेव स्लीप कौन सा है, इसके अलावा डीप स्लीप। सो द लाइटेस्ट स्लीप, डीपर स्लीप वर्ड को नोट करो, डीप स्लीप, डीपर और डीप, डीपर जो है इन 2 है, डीप जो है वो इन 3 है। हाई वेकिंग थ्रेशोल्ड यही है, इसी में हाई वेकिंग थ्रेशोल्ड है, बंदा के उठ जाने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, नाइट टेरर किस में होती है, इसी इन थ्री में, और ये नाइट टेरर है।
और नाइटमेयर किस में होते हैं? नाइटमेयर, मेयर और टेरर अलग चीज़ है, वो इसी में होते हैं, रेम में। तो रेम में अपने फिर वो चीज़ें हैं, मैक्सिमम मसल रिलैक्सेशन, इस पर भी एक MCQ आया था, बार बार आता है। मैक्सिमम मसल रिलैक्सेशन इसी में होता है। और हाई वेकिंग थ्रेशोल्ड सबसे ज़्यादा इसमें है। इसमें जागने के थ्रेशोल्ड जो है वो ज़्यादा है, सेकंड पे वो दूसरा है, सबसे ज़्यादा इसी में है। प्रोलॉन्ग्ड रेम जो है ये चीज़ें याद रखें, और रिड्यूस्ड रेम ये चीज़ें हो गई। लेकिन मेन कंसेप्ट जो है वो मैंने आपको दे दिया, बाकी जितना आप इसमें से याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, वो याद रख लें। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो प्राइमोर्डियल जर्म सेल ऑलरेडी हमने वो बनाया है कि पहले एपीब्लास्ट है, अगर वो नहीं है तो फिर एक्टोडर्म है, अगर वो भी नहीं है तो फिर उसके बाद जो है योग से एक एंडोडर्म ढूंढना है, योग से एक एंडोडर्म, योग से एक एंडोडर्म। तो ये सीक्वेंस याद रखें। तो यहाँ पे एक्टोडर्म, एपीब्लास्ट नहीं है, अगर एक्टोडर्म भी नहीं है तो फिर योग से एक एंडोडर्म। थाइमस एट द एज ऑफ 10 years सो एक्सटेंड फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ थायराइड टू द फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, लोअर बॉर्डर ऑफ थायराइड टू द फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज। लेफ्ट रेनल वेन रिलेशन ये ऑलरेडी मैंने डायग्राम के साथ प्रीवियस लेक्चर में शो किया है, इंटीरियर टू द आयोटा एंड इंटीरियर टू द आयोटा एंड इंटीरियर टू द लेफ्ट रेनल आर्टरी। और राइट, लेट सपोज ये आपका आयोटा है, ये इंफीरियर वेना केवा है, तो यहाँ से आपको जो है लेफ्ट रेनल वेन आती है, लेफ्ट रेनल वेन आती है, और यहाँ पे आपका टेस्टिकुलर आर्टरी या ओवेरियन आर्टरी आती है। तो अगर क्वेश्चन में हो विच आर्टरी लाइज इंटीरियर टू द आयोटा, तो ये लेफ्ट रेनल वेन होगा या लेफ्ट रेनल आर्टरी होगा, मतलब लेफ्ट रेनल वेसल जो है वो इंटीरियर है। सबसे पहले लेफ्ट रेनल वेन है, फिर लेफ्ट रेनल आर्टरी है, फिर आयोटा है। तो अगर पूछे कि आर्टरी कौन सी है तो आपने लेफ्ट रेनल आर्टरी बताना है, अगर वेन तो लेफ्ट रेनल वेन बताना है, सही है। और अगर पूछे कि विच आर्टरी लाइज इन फ्रंट ऑफ द इंफीरियर वेना केवा, तो उसमें आपकी राइट टेस्टिकुलर या राइट ओवेरियन आर्टरी आती है, तो इस पर फोकस करें। नेक्स्ट, हाईएस्ट ऑक्सीजन कंट्रेशन इन विच पार्ट ऑफ द फीटल सर्कुलेशन, सो इसमें अम्बिलिकल वेन आता है, अम्बिलिकल आर्टरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूंगा, एक और MCQ बार बार आता है, इन फीटस विच स्ट्रक्चर हैज़ मिक्स्ड which structure has mixed both oxygenated blood and unoxygenated blood। तो लेट सपोज ये अगर बेबी का हार्ट है, इसके 4 चैम्बर्स हो गए ना, तो यहाँ राइट एट्रियम में क्या होता है, यहाँ से प्लेसेंटा से भी ब्लड आ रहा है, यहाँ को प्लेसेंटा से भी ब्लड आ रहा है, और यहाँ से सुपीरियर वेना केवा से भी ब्लड आ रहा है। तो अभी क्या हो जाता है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रही है, हम फीटस की बात कर रहे हैं, और ऊपर से क्या आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो तो राइट एट्रियम में इसकी मिक्सिंग हो जाती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम, बस इस पे नज़र रख के राइट एट्रियम। अगर कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा तो बस इसको जो है रट ले के राइट एट्रियम में मिक्स्ड ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन ये फीटस में क्योंकि ऊपर वाला डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, यहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड आ रहा है, तो वो वाला इस तरह जाता है और ये वाला इस तरह जाता है, तो मिक्सिंग सिर्फ उधर हो जाती है, बाद में भी मिक्सिंग हो जाती है, लेकिन मेन फर्स्ट एरिया यही है, लेफ्ट एट्रियम में जाती है। ऑक्सीजनेटेड का पाथवे फिर क्या है, लेट सपोज ये ऑक्सीजनेटेड का पाथवे है, राइट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद जाती है। डीऑक्सीजनेटेड का यही है, राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, और फिर यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक, और फिर पल्मोनरी आर्टरी के जरिए यहाँ से फिर आयोटा को डायरेक्ट जाती है, और फिर यहाँ पे अगेन मिक्सिंग हो जाती है आयोटा में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड की। Coming next, a patient can differentiate between red and green light, most probably suffering from। यहाँ पे आपने नज़र रखनी है, 3 टाइप्स ऑफ कोन्स होते हैं ना, रेड होता है आपके पास
मेनली, और ग्रीन होता है। उस रेफरेंस की तरफ आते हैं। रेफरेंस सही उसी मिली कि एक ज़बरदस्त डायग्राम है। तो आपके पास मेन 3 कौन है, रेड है, ग्रीन है, ये ग्रीन हो गया, और येलो हो गया, येलो, ब्लू टू येलो, बस येलो हो गया। तो ड्यूट्रोनॉमली इसमें ग्रीन कलर डिफिशिएंसी, ये मोस्ट कॉमन है, सही है। ग्रीन कलर डिफिशिएंसी है, ग्रीन कलर डिफिशिएंसी, और ये 5% मेल पॉपुलेशन। ड्यूट्रोनोपिया ये ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है, दोनों में फ़र्क है। प्रोटोनॉमली रेड कलर डिफिशिएंसी है, प्रोटोनोपिया रेड कलर ब्लाइंडनेस है। ट्राइटोनॉमली ब्लू कलर वीकनेस है, ट्राइटोनोपिया ब्लू येलो कलर ब्लाइंडनेस है, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पे आपने ये फोकस करना है कि पहले क्या चीज़ आ रही है। अगर रेड आ रही है तो आपने रेड वाला चूज़ करना है। अगर ग्रीन एंड रेड आ रही है तो फिर आपने ग्रीन वाला चूज़ करना है। अगर ब्लू आ रही है तो फिर आपने ब्लू वाली चूज़ करनी है। तो यहाँ पे क्या है, पहले रेड है तो रेड वाला कौन सा है, प्रोटोनोपिया। पहले ग्रीन आता तो ग्रीन वाला, बस कॉन्सेप्ट समझ ले, बाकी चीज़ आसान है। फार्मर लंग डिजीज़ ड्यू टू ग्रेन डस्ट, इसको हाइपर सेंसिटिविटी नमोनाइटिस भी बोलते हैं, और ये ऑर्गेनिक डस्ट होती हैं। हाइपर सेंसिटिविटी नमोनाइटिस ऑर्गेनिक डस्ट होती है। अनकॉन्शियस पेशेंट विद रेस्पिरेटरी डिस्प्रेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग टू नेगलोक्सोन, ये 3 चीज़ें सारे जो हैं ये ओपियाइड्स हैं, और ओपियाइड्स के लिए मार्फिन है वो रिस्पांस करेगा। फिनोबार्बिटोन एक अलग चीज़ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये पूरे रिकॉल्स हैं, इनको पहले से ना रटा करें। ये MCQs जो है ये इतना ज़्यादा चेंज हुआ है ना ग्रुप में कि इसके ऑप्शन में कुछ और चीज़ें आ रही हैं, तो बंदे का दिमाग घूम जाता है। नेक्स्ट स्टेप वोन अटैक मिड क्लेविकल पेशेंट, next step won't take mid-clinical patient is unable to rotate arm laterally, so teres minor. A 19-year-old boy was sitting in a wheel. Now इस MCQs को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप इस चीज़ को देखें तो इसमें सिस्टोलिक BP है और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक BP हाई है, डायस्टोलिक नॉर्मल है। इसको आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। अगर सिम्पथोमाइमेटिक ड्रग दे दो तो ये सिस्टोलिक भी बढ़ाता है, डायस्टोलिक भी बढ़ाता है। ये 100 से ऊपर होना चाहिए था, क्योंकि सिम्पथोमाइमेटिक ड्रग वेजो कंस्ट्रक्शन करती है, ये आउट हो गया। मेंटल स्ट्रेस होता तो ये अगेन सिस्टोलिक डायस्टोलिक बोथ को बढ़ाता है। एक्साइटमेंट होती तो ये अगेन सिस्टोलिक डायस्टोलिक बोथ को बढ़ाता है। अब एक्सरसाइज में क्या होता है उसकी तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में आपके जो मसल्स हैं उनमें मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वो मेटाबोलाइट्स वेजोडाइलेटर्स हैं, वो वेजोडाइलेटर हैं। तो ये वेजोडाइलेटर क्या करते हैं, ये वेजोडाइलेशन करती है। जब भी आपका वेजोडाइलेशन होगी तो आपका डायस्टोलिक BP ड्रॉप करेगा, डायस्टोलिक BP ड्रॉप करेगा। हार्ट पे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एक्टिवेट होके उसमें का स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है और हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। एक्सरसाइज के दौरान हार्ट रेट कार्डियक आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज करता है, स्ट्रोक वॉल्यूम। आंसर इज हार्ट रेट, रेफरेंस इज गेनोंग एंड गाइटन। हार्ट रेट का ज़्यादा इफेक्ट है। तो कार्डिक तो आइसोलेटेड तो ये सिस्टोलिक BP क्यों आई है, ये इंक्रीज कार्डिक आउटपुट, और कार्डिक आउटपुट जो है वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से हाई है। अब जो वेसल्स हैं उस पे भी सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स हैं, तो यहाँ पे वेसो कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं होती, उसकी वजह ये है कि यहाँ पे फिर कंपटीशन शुरू हो जाती है। यहाँ पे जो लोकल मेटाबोलाइट्स हैं ना, उनकी कंपटीशन इन नर्व से ज़्यादा है, तो वेसोडाइलेशन होगी, इनका इफेक्ट ज़्यादा है। एक और MCQ है कि बंदा एक्सरसाइज कर रहा है तो एक्सरसाइजिंग मसल में वेसोडाइलेशन होगी, तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस उसमें डिक्रीज होगी, और डायस्टोलिक BP उसमें ड्रॉप करेगी। जो नॉन एक्सरसाइजिंग मसल है, सेम पेशेंट है, सपोज हथौड़ा मार रहा है, तो उसके बाकी जो मसल्स है उसमें वेजोस्पाज्म होगी, वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, और उसमें क्या होगा, वेजोस्पाज्म जो होगी, वेजो कंस्ट्रक्शन जो होगी, उसमें इंक्रीज टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होगा, उनमें हाई डायस्टोलिक BP होगी। ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, सिस्टोलिक BP बढ़ेगी, डायस्टोलिक BP या नॉर्मल रहेगी या डिक्रीज होगी। यहाँ पे A आंसर बिल्कुल राइट है। क्लिनिकल साइन अट्रीब्यूटेड टू रीजन इन पैरामेडियल ट्रैक्ट इज, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करूँगा।
एक क्लास्प नाइफ रिजिडिटी है, ये आपको वार्ड में भी हेल्प करेगी। एक लेड पाइप रिजिडिटी है और एक कॉगव्हील रिजिडिटी है। कॉगव्हील। क्लास्प नाइफ का क्या मतलब है? आपने वो चाकू देखा है जो जिसमें चाकू जो है वो एक वुडन चीज़ में अंदर होती है। जब आप उसको ओपन करते हैं तो इनिशियली क्या होता है, आपको बहुत रेजिस्टेंस लगानी पड़ती है। वो उसका अपना एक कंटेनर होता है, वुड का बना होता है। उसमें आपने ये चाकू जो शार्प एजेस है ना, उसको उसमें फिट करना होता है। जब आप उसको निकालते हैं तो इनिशियली बहुत रेजिस्टेंस लगाना पड़ती है। जब वो निकल जाता है फिर बहुत बहुत जो है वो रेजिस्टेंस उसकी ख़त्म हो जाती है। क्लास्प नाइफ रिजिडिटी बिल्कुल यही है कि इनिशियली आप जो है लिम्ब को मूव कर रहे हैं, लेट सपोज ये आर्म है और ये एल्बो जॉइंट, आप मूव कर रहे हैं, इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस फील हो रही है, थोड़ा सा मूव कर रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाती है। ये किस चीज़ में होती है? अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में। अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में। तो पैरामिडल ट्रैक कौन सा है? कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक। और कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक क्या है? अपर मोटर न्यूरॉन। कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक क्या है? अपर मोटर न्यूरॉन। कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक क्या है? अपर मोटर न्यूरॉन। तो आंसर तो ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो क्लास 9 रिजिडिटी, इसको स्पास्टिसिटी बोलते हैं, बस इसको याद रखें। स्पास्टिसिटी, इट्स नॉट रिजिडिटी, इट इज़ अ मिसनोमर। क्लास्प नाइफ स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी का क्या मतलब है? इट इज़ वेलोसिटी डिपेंडेंट, बस ये याद रखें। इट इज़ वेलोसिटी डिपेंडेंट, इनिशियली हाई रेजिस्टेंस, लेटर ऑन लो रेजिस्टेंस, इट इज़ स्पास्टिसिटी। रिजिडिटी क्या है? उसमें थ्रू आउट द मोमेंट देयर इज इंक्रीज रिजिडिटी। उसमें यह नहीं है कि आपकी रिजिडिटी कम होगी, उसमें ये नहीं है कि आपकी रिजिडिटी कम होगी। इसको लेट पाइप रिजिडिटी बोलते हैं। लेट पाइप का जो रिजिडिटी है वो थ्रू आउट द वेलोसिटी, थ्रू आउट द मोशन वो सेम रहेगी। तो ये पार्किंसन डिजीज़ में पाया जाता है। कॉगव्हील रिजिडिटी में क्या है? इसमें रिजिडिटी प्लस ट्रिमर होते हैं। रिजिडिटी प्लस ट्रिमर। रिजिडिटी प्लस ट्रिमर, वो लोग जो जिन्होंने खेतों में काम किया है उन्होंने वो चीज़ देखी होगी जो जिसके साथ बेल लगाया होता है और खेतों को पानी देते हैं, तो वो एक वाइब्रेशन सा प्रोड्यूस करती है। थोड़ा सा चलती है फिर रुकती, चलती है फिर रुकती है। तो कॉगव्हील में क्या होता है? वाइब्रेशन प्लस रिजिडिटी बहुत होती है। तो आप सपोज आप मूव कर रहे हैं तो सडनली जर्क लगेगी, फिर सडनली जर्क, सडनली जर्क, सडनली जर्क। ये भी जो है पार्किंसन में कॉमन है। तो व्हाट इज स्पास्टिसिटी? स्पास्टिसिटी भी वो भी हमने कवर कर लिया। व्हाट इज रिजिडिटी वो भी हमने कवर कर लिया। ये थ्रू आउट इसकी रेजिस्टेंस सेम नहीं होगी, इसकी थ्रू आउट रेजिस्टेंस सेम होगी। क्लास्प नाइफ भी हमने कवर कर लिया, लेट पाइप भी हमने कवर कर लिया, कॉगव्हील भी हमने कवर कर लिया। साइटोकेराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट, रेमनेंट ऑफ जुबर्निकुलम। जुबर्निकुलम, व्हाट इज द रोल ऑफ जुबर्निकुलम? टू हेल्प डिसेंड इन टेस्टिस in male and to help descent in ovaries in female। बस ये याद रखें। अब इसका रेमनेंट क्या है? तो रेमनेंट जो है इसका स्क्रोटल लिगामेंट है। और स्क्रोटल लिगामेंट क्या करता है? लेट सपोज ये स्क्रोटम है, इसके अंदर टेस्टिस है, तो ये टेस्टिस को स्क्रोटम के साथ अटैच करता है। बस ये याद रखें। इंसुलिन मेटाबॉलिक फंक्शन मीडिएटेड बाय, अर्ली है, मिड है और लेट है। अर्ली में मेनली जो है वो ग्लूकोज पुश करता है प्लस पोटाशियम सेल के अंदर पुश करता है। मिड में जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लेट में फैट्स सिंथेसिस करता है। ये एनाबॉलिक हार्मोन है। इंसुलिन प्राइम फंक्शन इज प्रोटीन टेक अप ग्लूकोज इनटू द सेल्स। इन Caucasian percentage of O blood group is 47%। चाइल्ड बर्थ इज पॉजिटिव फीडबैक ऑलरेडी मैंने डिटेल के साथ डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोज़ में। नेक्स्ट पढ़ेंगे। मस्कुलोस्केलेटल जेनेटिक डिसऑर्डर इज एकोंड्रोप्लेजिया और या ऑटोसोमल डोमिनेंट है। 57-year-old मैन विद लंग ट्यूमर है, सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन। इस बात को समझना चाहिए, इस बात को समझना चाहिए। नॉर्मल ऑस्मोलरिटी इज अबाउट 270 to 300 सीरम का। अब यहाँ पे ऑस्मोलरिटी कम हुई है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अगर ऑस्मोलरिटी कम हुई है तो एडीएच को कम होना चाहिए। अगर एडीएच कम होगी तो आपका यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा बनेगी। अगर यूरिन फॉर्मेशन ज़्यादा बनेगी तो आपका पॉजिटिव फ्री वाटर क्लियरेंस आएगी। पॉजिटिव फ्री वाटर क्लियरेंस का मतलब ये है कि बॉडी से वाटर निकल रहा है। नेगेटिव फ्री वाटर क्लियरेंस का मतलब ये है कि बॉडी में पानी अकुमुलेट हो रहा है, निकल नहीं रहा। तो यहाँ पे ऑस्मोलरिटी कम है, उसके बावजूद जो है वो
आपका फ्री वाटर क्लियरेंस नहीं हो रहा। जब आपकी osmolality कम होती है तो वो ADH को कम कर देती हैं, तो वो कम कर देती हैं तो फिर यूरिन फार्मेशन ज़्यादा होगी। जब यूरिन फार्मेशन ज़्यादा होगी तो उसमें नेगेटिव फ्री वाटर क्लियरेंस वो डिक्रीज़ होगी और पॉजिटिव फ्री वाटर क्लियरेंस ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव फ्री वाटर क्लियरेंस होगी। तो इसका मतलब ये SIADH है। SIADH वो वाहिद कंडीशन है जिसमें आपकी प्लाज्मा osmolality कम है, फ्री वाटर क्लियरेंस पॉजिटिव फ्री वाटर क्लियरेंस ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं हो रही। यहाँ पे मैं एक और बात कहूँगा क्लिनिकल के हवाले से, ये ओनली कंडीशन है हाइपोनेट्रीमिया की कि अगर इसमें आप नॉर्मल सलाइन देते हो तो हाइपोनेट्रीमिया और वर्सन हो जाती है। यूजुअली हाइपोनेट्रीमिया में जब हम नॉर्मल सलाइन देते हैं तो उसकी जो है osmolality बढ़नी चाहिए, लेकिन इस IDH में आपने अगर वो दे दिया तो आपकी osmolality और कम हो जाएगी। इसका मेकेनिज़म ये है कि इसकी यूरिन osmolality आपकी ऑलरेडी पीक पे है, तो अगर यूरिन osmolality आपकी ऑलरेडी पीक पे है तो जो ही आप बाहर से वो सलाइन डालोगे, वाटर डालोगे, तो वो इंक्रीज़ फ्री वाटर कंटेंट करेगा। फ्री वाटर जो है वो आपके बॉडी में बढ़ाएगा, फ्री वाटर आपके बॉडी में बढ़ाएगा, क्योंकि प्लाज्मा osmolality ऑलरेडी कम है, यूरिन osmolality बहुत ज़्यादा है, तो और ADH भी आपका मैक्सिमम है। नॉर्मल सलाइन जो है वो अवॉइड करनी चाहिए वार्ड में। टू प्रिवेंट हाइड्रोजनिक इन्फेक्शन एज यू एक्सटेंसिव हैंड वॉशिंग फ्लूइड ऑफ चॉइस इन पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया। ये मेरे लेक्चर का मकसद सिर्फ इन MCQs को ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। अब इसकी तरफ आते हैं। पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया किस चीज़ में होती है? ये वोमिटिंग में ज़्यादा होती है, सिवियर वोमिटिंग में। वोमिटिंग में क्या हो जाती है? वोमिटिंग में आपका गैस्ट्रिक एसिड जो है वो लॉस हो जाता है। इस पे फोकस करें। जब गैस्ट्रिक एसिड लॉस हो जाएगी तो ये क्या होगी? अल्कलोसिस होगी। पॉइंट नंबर 1, तो आपका एक अल्कलोसिस हो गया, सही हो गया। एक क्या हो गया? आपका अल्कलोसिस हो गया, क्योंकि एसिड लॉस हो रही है। अच्छा, इसके साथ और क्या हो रहा है? इसके साथ आपका ये हो रहा है कि आपका वॉल्यूम डिप्लीशन हो रहा है। इस पे फोकस करें। अगर इस MCQ की समझ आ गई ना तो वार्ड में भी आपको आसानी होगी और बहुत सारे MCQ आपके क्लियर हो जाएंगे। वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाएगी, ये प्रोफ्यूज वोमिटिंग में होता है। जब वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाएगी तो क्या होता है? वॉल्यूम डिप्लीशन में आपका अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होगा। जब आपका अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, एल्डोस्टेरोन बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम डिप्लीशन है। जब एल्डोस्टेरोन बढ़ जाएगा तो वो सोडियम को रिटेन करेगा और पोटाशियम को निकालेगा, तो हाइपोकैलिमिया हो गई। दो चीज़ें हो गई, एक जो है आपका हाइपोकैलिमिया हो गया, एक आपका अल्कलोसिस हो गया, एक आपका अल्कलोसिस हो गया। अब आते हैं एनाइन गैप। आपका सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्ब है, इसमें आपकी अल्कलोसिस हो गई, आपका बाइकार्ब बढ़ गया। तो ये एनाइन गैप को मेंटेन करने के लिए आपका क्लोराइड कम होना चाहिए। जब ये बढ़ गया तो ये कम होना चाहिए, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम होना चाहिए। बस इस पे फोकस करें। आपका ये बढ़ गया बाइकार्ब तो क्लोराइड आपका कम होगा, तो हाइपोक्लोरीमिया हो गई। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोकैलिमिक हाइपोक्लोरिमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। बस। और ये किस कंडीशन में होती है? प्रोफ्यूज वोमिटिंग में। हाइपोकैलिमिक हाइपोक्लोरिमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, ये आपका एक सिनारियो बन गया। इस पे एक और MCQ आता है कि वोमिटिंग में पोटाशियम कहाँ से लॉस होती है? किडनी, स्टमक से कभी नहीं होती, ये किडनी से होती है, ड्यू टू हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। ये एक और MCQ आपका कवर हो गया। अब आते हैं पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया की तरफ। पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया इसमें क्यों होती है? तो आपके किडनी में एल्डोस्टेरोन बढ़ गया है, तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है? सोडियम एब्जॉर्ब करता है, पोटाशियम को निकाल देता है। जब पोटाशियम बहुत कम हो जाता है तो बॉडी डिसाइड करता है कि पोटाशियम को बाहर निकालूं या हाइड्रोजन को बाहर निकालूं। ये बात, ये जो इसको समझने की कोशिश करें। अगर आपके बॉडी में पोटाशियम बहुत कम हो जाता है तो किडनी क्या करती है? वो हाइड्रोजन को निकाल देती है सोडियम के साथ। बॉडी ने सोडियम अंदर लाना है, तो सोडियम के अंदर लाने में बॉडी को या पोटाशियम लूज़ करना है या हाइड्रोजन। तो अगर बॉडी में पोटाशियम कम है तो ये एक एडाप्टेबिलिटी है कि हाइड्रोजन रिलीज करेगा, हाइड्रोजन एक्सक्रीट करेगा, हाइड्रोजन बाहर जाएगा। जब हाइड्रोजन आपका बाहर, जाहिर सी बात है इसने तो सोडियम अंदर लाना है, मेन चीज़ जो है वो सोडियम अंदर लाना है।
तो सोडियम को अंदर लाने में पोटाशियम तो ऑलरेडी इसने बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया, हाइपोकैलेमिया बन गई। अब बॉडी क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगी तो क्या होगा, यूरिन में हाइड्रोजन क्या होगी, ज़्यादा होगी। यूरिन में हाइड्रोजन ज़्यादा होगी और यूरिन का पीएच क्या होगा, वो कम होगी, तो एसिडूरिया हो गया। तो इसको, अच्छा ये तो एसिडूरिया होगा। पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया इसको क्यों बोलते हैं, ब्लड में अल्कलोसिस है, यूरिन में बाइकार्ब ज़्यादा होना चाहिए था और यूरिन में अल्कलोसिस होना चाहिए थी। पैराडॉक्सिकल का मतलब ये है, ये उलट है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में यूरिन में एसिडोसिस क्यों होती है, वो मैकेनिज्म मैंने समझा दिया। इसको पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया होती है। और व्हाई देयर इज पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया, टू प्रिजर्व पोटाशियम, बस ये चीज़ समझ ले। व्हाई देयर इज पैराडॉक्सिकल एसिडूरिया, टू प्रिजर्व पोटाशियम। व्हाई देयर इज हाइपोकैलेमिया, ड्यू टू एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। व्हाई देयर इज एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, ड्यू टू हाइपोवोल्यूमिया। ये चीज़ें समझ ले, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो इसमें आपने क्या देनी है, इसमें आपका मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है ना। जब मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है तो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में रिंगर क्यों नहीं देते, क्योंकि रिंगर जो है इसमें मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में रिंगर जो है ये आपको बाइकार्ब देती है। तो आपका ऑलरेडी अल्कलोसिस है, ये दे दिया तो और अल्कलोसिस हो जाएगी। तो वोमिटिंग में ऑफ चॉइस नॉर्मल सलाइन है, डायरिया में ऑफ चॉइस रिंगर है, क्योंकि इसमें बाइकार्बोनेट है, इसमें बाइकार्बोनेट है। बस ये चीज़ समझ ले, इसमें बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट चलते हैं। और नॉर्मल सलाइन का एक और इफेक्ट भी आ जाएगा, अगर आपने सोडियम दे दिया तो किडनी पे जो आपका जो एल्डोस्टेरोन इफेक्ट है वो कम हो जाएगी। तो सोडियम एब्जॉर्प्शन जो है आपको यहाँ से मिल गई, तो वहाँ से आपका एल्डोस्टेरोन इफेक्ट कम हो जाएगा, तो आपकी जो है अल्कलोसिस और सिवियर नहीं होगी। व्हाट इज द सुटेबल आईवी फ्लूइड फॉर द थर्ड स्पेस लास्ट, ये रिंगर लैक्टेट है, सही है। थर्ड स्पेस लास्ट में आपका क्या मतलब है, थर्ड स्पेस में, थर्ड स्पेस का मतलब ये है कि आपका जो प्लूरल कैविटीज़ है, पेरिटोनियल कैविटी है और पेरिकार्डियल कैविटी है, ये थर्ड स्पेस है। तो इसमें अगर फ्लूइड निकल रहा है तो ऑफ चॉइस क्या है, तो ऑफ चॉइस जो है वो कोलाइड्स अगर है तो वो ज़्यादा बेहतर है, कोलाइड्स, क्योंकि फिर जो है ये अलाउ नहीं करेगी कि थर्ड स्पेस में शिफ्ट हो। मेन चीज़ क्या है, अनकोटिक प्रेशर कम हो जाती है। जब अनकोटिक प्रेशर कम हो जाती है तो पानी निकल जाता है। जब आप अनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हो तो वो पानी वापस खींचेगा। यही मैकेनिज्म डेंगू में भी है, इसलिए हम कोलाइड देते हैं। कोलाइड में आपका हेमासिल आ गया, अगर वो है तो वो ज़्यादा बेहतर, अगर वो नहीं है तो रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट इसलिए क्योंकि रिंगर लैक्टेट जो है उसके कंपोजिशन बिल्कुल प्लाज्मा के इक्वल होता है और रिंगर लैक्टेट की ऑस्मोलरिटी भी थोड़ी ज़्यादा है नॉर्मल सलाइन से। तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो वो ज़्यादा वाटर अंदर खींचेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पेशेंट ट्रीटेड फॉर एस्पिरेशन नमूनिया डेवलप सूडोमोनास कोलाइटिस। एस्पिरेशन नमूनिया के लिए हम क्लिंडामाइसिन देते हैं, वार्ड में भी देते हैं। सूडोमोनास कोलाइटिस होता है। एरिया मोस्ट सेंसिटिव टू इनहेलेशन, दिस रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम एमएसी इज रिलेटेड ऑयल गैस पार्टीशन द फॉलोइंग इज ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट। तो ए और ई दोनों हैं, दोनों एक साथ नहीं देंगे, ए देंगे या ई देंगे। ई से आपने जो है एपिडेमिक याद रखना है कि वो एपिडेमिक करता है। वायरस काज मैलिग्नेंट लेजन बाय अल्ट्रेशन इन, यहाँ पे स्टेम में अगर अल्ट्रेशन आ गया तो आपने प्रोटॉन को जीन पिक करना है। लेकिन अगर सिर्फ ये हो वायरस काज मैलिग्नेंसी बाई यूजिंग, तो फिर आपने ए चूज़ करना है। वायरस काज मैलिग्नेंसी बाई विच मैकेनिज्म, द आंसर इज ऑन्कोजिन। वायरस काज मैलिग्नेंट लेजन बाई अगर अल्ट्रेशन आ जाए तो अल्ट्रेशन का क्या मतलब है, चेंज करेगा, तो ये प्रोटॉन को जीन है। केटामिन यूज्ड इन रिपीटेड ड्रेसिंग बिकॉज प्रोफाउंड एनाल्जेसिया, पेशेंट केम विद स्वीटी ड्यूरिंग विच शुड बी गिवन। 109 की तरफ बढ़ते हैं। तो कार्डियक अरिथमिया जितने भी हैं, ये क्लिनिकल के हवाले से भी मैं बता रहा हूँ और एमसीक्यूज़ के हवाले से भी। कार्डियक एरिथमियाज जितने भी हैं, अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, अगर पेशेंट हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल का क्या मतलब है, हाइपोटेंशन है, कन्फ्यूजन है, चेस्ट पेन है, अगर ये चीज़ें हैं तो ये हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, तो आपने क्या देना है, डीसी शॉक। तो आपने शॉक देना है। हीमोडायनेमिकली अनस्टेबिलिटी, आपने शॉक देना है। इन एनी काइंड ऑफ एरिथमिया पर्सन इज हीमोडायनेमिकली
अनस्टेबल, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल का क्या मतलब है? चेस्ट पेन, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाइपोटेंशन, कन्फ्यूजन। चेस्ट पेन, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाइपोटेंशन, कन्फ्यूजन, इसमें आपने शॉक देना है, शॉक के साथ रिवर्ट करना है। उसके बाद आपने जो है फिर बाकी ट्रीटमेंट देनी है, तो शॉकेबल रिदम कौन से हैं? शॉकेबल, जिसमें जो शॉकेबल हैं तो वी टी और वी फेब याद रखें, वी टी और वी फेब, वी टी, वी फेब और टारसा डिपा, ये शॉकेबल रिदम है। अनशॉकेबल रिदम कौन से हैं? तो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट और एसिस्टडी। एक बंदे का ईसीजी बिल्कुल स्ट्रेट है, शॉक का कोई फ़ायदा नहीं है। एक बंदे का पल्स नहीं है लेकिन ईसीजी बिल्कुल नॉर्मल है, इस कंडीशन को बोलते हैं पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इसमें भी शॉक का कोई फ़ायदा नहीं है, एट्रियल फिब्रिलेशन अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, इसको याद रखें, इसमें आपने सीपीआर करनी है, बस ये याद रखें, इसमें आपने सीपीआर रखनी है एट्रियल फिब्रिलेशन अगर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल आ जाए, क्योंकि आपको पता नहीं है अगर आपने शॉक दे दिया और उधर से क्लॉट चला गया ब्रेन को तो वो स्ट्रोक करेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो इधर एडेनोसिन अगर वो नहीं है तो वेरापामिल। इवन एसवीटी में अगर अनस्टेबल है तो आप शॉक दे सकते हैं, लेकिन अगर अनस्टेबल है एडेनोसिन, विच जेनेटिक डिजीज मोस्ट कॉमन? इट इज़ मल्टीफैक्टोरियल। Anterior to the rough tongue malignancy tended to which other? तो submandibular lymph nodes of both the sides. A lady has poor diabetes control. She's also having a history of fasting glycemia. फास्टिंग हाइपरग्लाइसीमिया पे मैंने बहुत डिटेल के साथ डिस्कशन किए हैं प्रीवियस लेक्चर में कि आपने वार्ड में क्या करना है, एमसीक्यूज भी आपके उसके साथ ठीक हो जाएंगे और आपके वार्ड का मैनेजमेंट भी ठीक हो जाएगा। तो एपेड्रा प्लस ग्लार्जिन, तो शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। मेस्टीनिया ग्रेविस ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। CGMP मैकेनिज्म, ये NP हो गया, वीना कमिंग पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, तो ये जो है मिडल कार्डियक वेन हो गया, और ग्रेट कार्डियक वेन जो है वो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ जो है वो आ जाती है। मिडल कार्डियक वेन पोस्टीरियर, यहाँ पे एक MCQ आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेन डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम, तो वो इंटीरियर कार्डियक वेन है। और एक दूसरा वेन भी है जो बहुत रेयर है। नंबर ऑफ वर्टेब्रा इन द वर्टेब्रल कॉलम इज, वर्टेब्रा 33 है और स्पाइनल नर्व्स कितनी है? 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व। यहाँ पे एक और MCQ मैं ऐड करूँगा, विच नर्व हैज़ गॉट नो डर्माटोम? C1 का भाई कोई डर्माटोम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, इन राइगर मोटर्स मसल कंट्रैक्शन इज ड्यू टू, ये चीज़ आप नोट करें कि आपका ये मसल है, स्केलेटल मसल है, इसकी कंट्रैक्शन के लिए आपकी कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम क्या करेगा? इसको कंट्रैक्ट करेगा, ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन वो एक्टिविटी हो जाएगी तो कंट्रैक्शन हो जाएगी। अब रिलैक्सेशन के लिए आपको क्या चाहिए? ATP चाहिए। ये ATP जो है ये कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ले जाएगा, तो आपके पास अगर ये ATP नहीं है तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर नहीं ले जा सकता, तो आपका मसल कंट्रैक्शन जो है वो सस्टेन रहता है, तो मसल जो है वो क्या होता है? सस्टेन, इसको राइगर मोटर्स, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और ये MCQ जो है वो BRS फिजियो में भी दिया है, BRS पैथो में भी दिया है, उसकी की ए है। इंक्रीज इंटरेस्ट आपने तब पिक करना है जब ए ना हो ऑप्शन में, फिर आपने बी पिक करना है। मसला ये है कि इसमें इंट्रासेलुलर कैल्शियम आपका बढ़ता नहीं है, आपका जो है इंट्रासेलुलर कैल्शियम नॉर्मल रहता है और वो पहले से कंट्रैक्शन उसने की होती है, तो अगर ए है वो ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेन चीज़ जो ट्रिगरिंग चीज़ है वो ए है, क्योंकि मसल रिलैक्सेशन के लिए आपको ATP चाहिए। अच्छा, एक और MCQ है, राइगर मार्टस इज रिलीव्ड ड्यू टू पुट्रीफेक्शन, बट जब पुट्रीफेक्शन हो जाएगी तो ये रिलीव हो जाती है। मेन ट्रिगरिंग चीज़ उसमें डिक्रीज ATP है, जब आपका ATP नहीं होता आपका कैल्शियम अंदर नहीं जाएगा। आगे जाते हैं, मॉडरेटर बैंड स्पेन एंड राइट वेंट्रिकल, ऑल स्मॉल मसल ऑफ द हैंड इफेक्टेड साइड ऑफ लेजन इज C8 to T1, और अगर थिनर मसल स्पेयर्ड है तो फिर अल्नर है। Ventricle incident beside posterior sternal majority will damage internal thoracic artery, newly born baby presented with bleeding from umbilicus, car mother died due to some bleeding। ये जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो उसमें आपने APTT करना है पहले। Which drug should be given for thrombolysis in acute MI? Streptokinase, in acute MI streptokinase, in non-ST elevated MI which drug would be given? The answer is
हेपरिन या क्लिकजेन, उसमें स्ट्रेप्टोकाइनेस का कोई रोल नहीं है। लेकिन यहाँ एक्यूट एमआई है तो इसमें आपने स्ट्रेप्टोकाइनेस देना है। लेकिन नॉन स्टीरिवेटेड एमआई अगर ये मेंशन हो तो हेपरिन। क्रेमेस्टेरिक रिफ्लेक्स जो है, इसका जो सेंसरी लिम्ब है वो पेरिफेरल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमोरल नर्व, जो मोटर लिम्ब है वो जेनेटल ब्रांच ऑफ जेनेटोफीमोरल नर्व। बस ये याद रखिए, फीमोरल ब्रांच जो है वो सेंसरी ले जाती है। 40 years old lady presented with hepatosplenomegaly and pruritus। आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या है, जेंतोमा है, जॉन्डिस है फॉर द लास्ट 3 months और मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन। तो बस मिडल एज फीमेल आ गई। मिडल एज फीमेल में आप याद रखें वो जो है जॉन्डिस है और उसको प्रोराइटस बहुत ज़्यादा है, तो इसमें प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस ये डायग्नोसिस इसकी बनती है। प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस एग्जाम में बहुत तंग करने वाली चीज़ यही है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। और इसका लिंक जो है वो एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी के साथ है, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी के साथ है। एक एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी है वो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में होती है, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी आसमा, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी वो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में है। एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी जो है प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है ये क्या है, 35 year old मेल है, द जॉन्डिस स्टेटमेंट प्रेजेंट विद LTST ज़्यादा है, बिलोपेंडेंट HB14 है, फाइब्रोसिस एक्सटेंड फ्रॉम ट्रायड, पोर्टल ट्रायड के इर्द गिर्द वो फाइब्रोसिस है। तो हेपेटाइटिस बी के लिए जो स्पेसिफिक है वो हेपेटाइटिस बी के लिए स्पेसिफिक ग्राउंड ग्लास, बस याद रखें ग्राउंड ग्लास इसके लिए स्पेसिफिक है, ग्राउंड ग्लास। पेरी पोर्टल, ये जो फाइब्रोसिस एक्सटेंडेड फ्रॉम ट्रायड ये जो है पेरी पोर्टल फाइब्रोसिस है और ब्रिजिंग नेक्रोसिस है पेरी पोर्टल फाइब्रोसिस, तो इसका हेपेटाइटिस बी है, ये वायरल हेपेटाइटिस है। एंटीट्रिप्सिन डिफिशिएंसी में यूजली आपको COPD की हिस्ट्री देंगे कि पेशेंट को COPD भी है और लिवर डिजीज़ भी है। हीमोक्रोमेटोसिस में आपको आयरन ओवरलोड का पिक्चर दी होगी, या आपको ब्रॉन्स डायबिटीज़ का कहेंगे कि इसको पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटिस है और उसको डार्क स्किन पिगमेंटेशन है। यहाँ पे हेपेटाइटिस बी। साइट आफ्टर गैस्ट्रमी इन एडल्ट जो है वो C2 C3 है और जो इन्फेंट्स और चिल्ड्रन है उसमें C3 C4 है। अगर आपने चिल्ड्रन में C2 C3 पे कर दिया तो ये क्या करेगा, ट्रेकियल स्टेनोसिस करेगा, ट्रेकियल स्टेनोसिस। ये अलग अलग MCQs है। प्रेगनेंसी में विटामिन A कंट्राइंडिकेट टेराटोजेनिक है। लंग कोलेप्स इनवर्ड चेस्ट आउटवर्ड, तो आपका लेट सपोज ये चेस्ट है, इसमें 2 लंग्स है, एक ये हो गया एक ये, तो यहाँ पे अगर नीमोथोरेक्स हो गया तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये कोलैप्स होगा, लेकिन चेस्ट आपका बाहर की तरफ निकलेगा क्योंकि उसमें एयर जमा हो रहा है। तो लंग कोलैप्स इनवर्ड चेस्ट आउटवर्ड, टेंशन नीमोथोरेक्स। नेक्स्ट जो है वो गैस्ट्रिक बायोप्सी हो गई, उसके लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल प्लाज्मा सेल आ गए तो उसमें लिम्फोसाइट आ गए, तो ये जो है H पाइलोरी है, H पाइलोरी है और ये गैस्ट्रिक लिम्फोमा करता है, गैस्ट्रिक लिम्फोमा, और ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। टाइप 2 डायबिटीज डिस्पेप्सिया कंसिस्टेंट डायबिटिक गैस्ट्रोपैरेसिस के लिए आपने क्या देनी है, मेटोक्लोप्रामाइड। अगर मेटोक्लोप्रामाइड ना हो फिर आपने डोमपेरिडोन देनी है, डोमपेरिडोन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ऑफ हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रोपी। हाइपरट्रोपी का मतलब ये है कि सेल जो है वो साइज में बड़े हो जाते हैं, हाइपरप्लेजिया का मतलब ये है कि नंबर में बड़े हो जाते हैं, तो ये यूट्रस इन प्रेगनेंसी में देखा गया है। ट्रू अबाउट पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक इज बेस इज फॉर्म्ड बाय मिडल थर्ड ऑफ क्लेविकल, ड्रग एक्सक्रीटेड बाय एक्टिव रेनल ट्यूबुलर सिक्रीशन इज बेंजाइल पेनिसिलिन। अगर हम इसका एक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको एक ऐसा ड्रग दे देंगे जो सेम पंप यूज़ कर रहा है, तो बेंजाइल पेनिसिलिन बढ़ जाएगी बॉडी में और पंप उसी में बिजी होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं कि अगर हम जो है बेंजाइल पेनिसिलिन की ड्यूरेशन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह बढ़ा सकते हैं, तो आप ऐसा ड्रग दे दें जो इसका जो पंप है वो बिजी रख के। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 52 year old male presented to your office with recent weight loss and gave history of stool, foul smelling, bulky and frothy. Physical exam with a normal limit to confirm impaired nutrient absorption in this patient. You should do which of the following? Stool DR कर लें, stool DR best initial result है stool DR। आगे बढ़ते हैं, उनके केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। अब इसकी तरफ आते हैं, एप्लास्टिक क्राइसिस कब होगी,
रेटिक काउंट आपका कम होगी। नॉर्मली 0.5 to 1.5% है, तो इसमें आपका 0.5 से कम होगा। सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस में आपका पेशेंट शॉक में होगा, सारा ब्लड जो है वो स्प्लीन के अंदर आ गया, ये बस याद रखिए, डिस्क्रिमिनेटिंग पॉइंट है। हेमोरेटिक क्राइसिस में आपका डीपली जॉन्डिस होगा, डीपली जॉन्डिस। थ्रोम्बोटिक क्राइसिस में आपका सीवियर पेन होगा बट नो शॉक। सिक्वेस्ट्रेशन क्राइसिस में पेन भी होगा, शॉक भी होगा लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में। थ्रोम्बोटिक क्राइसिस में आपका सिर्फ पेन होगा। हेमोरेटिक क्राइसिस में आपको हेमोलाइसिस हो रही है, इसमें रेटिक काउंट बहुत बढ़ेगा, 10% 15% हो जाएगा और आपका डीपली जॉन्डिस होगा। बस ये याद रखिए, यहाँ पे डीपली जॉन्डिस है तो हेमोरेटिक क्राइसिस। पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड, वो ज़्यादा फॉलोइंग विल लीड टू मैक्सिमम। यहाँ इसके हवाले से मेरी एक वीडियो है मेरे चैनल पे, FCPS पार्ट फर्स्ट कंट्रोवर्शियल MCQs, वो मेरी पहली वीडियो थी, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि फ्लूइड्स को किस तरह याद रखें। तो 3% नॉर्मल सलाइन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को भी बढ़ा देता है और डायरेक्टली भी बढ़ाता है अपने वॉल्यूम से। सपोज आपने 1 लीटर दे दिया तो 1 लीटर तो बढ़ाता है, लेकिन साथ में इंट्रासेलुलर से भी वाटर खींचेगा। तो इसमें ये कंसेप्ट है कि आपने हाइपरटोनिक सलाइन दे दिया तो वो उतना वाटर नहीं बढ़ाएगा, उससे ज़्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि इंटरसेलुलर से भी वो खींचेगा। तो ये बिल्कुल ठीक है। सर्जन ट्रीट्स दोनों पेशेंट्स ऑफ डिवाइड्स पेशेंट इनटू दोनों। तो ये रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है। ब्लड इज वार्म अप टू 37 डिग्री टू अवॉइड रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए। इन राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन टू सिचुएशन का मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ T50 वुड बी, ये मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया है। T50 का क्या मतलब है कि वो ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, वो ऑक्सीजन टेंशन जिस पे आपका हेमोग्लोबिन 50% सेचुरेटेड हो या 50% हेमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन के साथ सेचुरेटेड हो, तो वो ऑलमोस्ट 27 बनती है। तो 27 से जितने ज़्यादा हो तो वो राइट शिफ्ट में आती है, 27 से कम लेफ्ट, तो ये 3 लेफ्ट शिफ्ट में आती है, 35 राइट शिफ्ट में आती है। बढ़ते हैं आगे, एक और MCQ आता है, अनीमिया का हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व पे क्या इफेक्ट है। आंसर क्या होगा, शेप सेम रहेगी लेकिन सिर्फ उसकी जो हाइट है वो कम हो जाएगी, बस ये याद रखें, हाइट उसकी कम हो जाएगी। कार्पस ल्यूटेम सिक्रीट्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इनहिबिन, RTA है, लेक मोटिवेशन है, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस किया था विद रेफरेंस, इसमें टेम्परल है क्योंकि वर्निक की यहाँ पे है। इंट्रायूटेराइन टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन स्टिमुलेटेड बाई, ये प्लेसेंटल ECG है और यहाँ पे एक MCQ है, इस प्लेसेंटल ECG आपका डिक्रीज है तो इन्फेंट में क्या होगा, अनडिसेंडेंट टेस्टिस, बस ये याद रखें, अनडिसेंडेंट टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस के लिए फीटल का टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए और उस टेस्टोस्टेरोन के लिए आपका बीटा ECG चाहिए। तो अगर ये कम है या टेस्टोस्टेरोन कम है तो आपका अनडिसेंडेड टेस्टिस होगी। टेस्टिस डिसेंड के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है। लीस्ट ब्लड स्मेयर इज बेसोफिल, तो आपने MBE, मुझे तो इस तरह याद है MBE, एक तो न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट हो गया, तो हर बंदे को याद होता है कि 60 to 80% हो गया, 20 to 30% हो गया, ये तो मुझे 512 से याद है MBE। तो बेसोफिल 1%, ईसोनोफिल 2% नॉर्मली, मोनोसाइट 5%, तो यहाँ पे 1% आ गया। और रेटिकुलोसाइट जो है वो 0.5 to 1.5% है, तो वो ज़्यादा बनते हैं, तो यहाँ पे बेसोफिल आता है। आगे बढ़ते हैं। 4-year-old child having history of with thrombocytopenia, सो अच्छा ITP है, तो ITP में मेगा कार्योसाइट जो है वो बोन मैरो में ज़्यादा होते हैं। लो वोल्टेज के वायरस कम्प्लेक्स रिकरेंट ओल्ड MI में जो है वो कम्प्लेक्सेस छोटे हो जाते हैं। जब आपका मसल डेड है तो वोल्टेज कहाँ से आएगी। अनोन केस ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज विच इज डायग्नोज विद डायस्टोलिक मर्मर लो प्रीलोड। अब ये देखो, डायस्टोलिक मर्मर A में भी होता है, डायस्टोलिक मर्मर जो है वो माइटल स्टेनोसिस में भी होता है। ट्राइकास्पिड रिगज में सिस्टोलिक मर्मर होती है, तो ये तो आउट हो गया। अब 2 में क्या मसला है, प्रीलोड का क्या मतलब, यहाँ पे लिखा है विद लो प्रीलोड। प्रीलोड का मतलब ये है इन डायस्टोलिक वॉल्यूम, मतलब ये है, लेट्स सपोज आपका ये हार्ट है तो डायस्टली के एंड में जो वॉल्यूम है, डायस्टली के बिल्कुल एंड में, तो अगर माइटल स्टेनोसिस है तो आपके वाल तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेनोस है, तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत कम ब्लड जाती है, बहुत कम ब्लड जाती है, तो आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है एट द एंड ऑफ डायस्टली ये बहुत ज़्यादा डायलेट नहीं होगी, तो इसमें प्रीलोड कम होगा, तो इसमें प्रीलोड कम होगा, बस इसको समझ ले, इसमें प्रीलोड कम होगा क्योंकि एट्रियम से वेंट्रिकल को ब्लड नहीं जाती प्रॉपरली, जब नहीं जाती तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियल डिस्टेंशन हो जाती है, जब लेफ्ट एट्रियम डिस्टेंशन हो जाती है ब्लड फ्लो कम हो जाती है, यहाँ पे एट द एंड ऑफ डायस्टली लो वॉल्यूम होगा, तो आपका प्रीलोड क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, तो डायस्टली के एंड में आपका वॉल्यूम कम हो गया तो लो प्रीलोड हो गया। अच्छा, जब लेफ्ट एट्रियल डिस्टेंडेड होगी तो क्या करेगा, वो एसोफेगस को पीछे
पुश करेगा उस पर तो क्या करेगा, डिस्फेजिया करेगा। रिकरेंट लेनिंजेनरो पे प्रेस करेगा तो हॉर्सनेस करेगी ये, क्योंकि ये अलग MCQs है इनके, इसको याद करें इधर से। लेफ्ट एट्रियल डायलेटेशन होती है और वो पीछे प्रेस करती है रिकरेंट लेनिंजेनरो पे तो हॉर्सनेस करेगी। इसोफेगस पे कम प्रेस करेगी तो क्या होगा, डिस्फेजिया होगा। और यहाँ पे प्रीलोड कम हो गया तो आपका माइट्रल स्टेनोसिस हो गया। आयोटिक रिगर्ज में क्या होती है उसकी तरफ आते हैं। ये लेट सपोज ये हार्ट है, तो आयोटिक रिगर्ज में क्या होता है, लेट सपोज ये आयोटा है, तो आयोटिक रिगर्ज में क्या होती है कि यहाँ से सिस्टली में ब्लड गया, फिर डायस्टली में वापस आ गया, तो आयोटिक वाल ने रो के रखना था, लेकिन वो चूंकि काम नहीं कर रहे तो पीछे ब्लड आ गई, तो आपका डायस्टली के दौरान ब्लड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो उसमें आपका प्रीलोड बहुत बढ़ जाता है, बस ये याद रखिए। क्योंकि आपका जब लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड निकलती है, तो आयोटिक वाल का मकसद ये है कि वो जब डायस्टली होती है तो ब्लड वापस ना आने दें। जब ये डिफेक्टिव होंगे तो क्या होगा, ये ओपन होंगे तो ब्लड वापस आएगा, तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इधर जमा होगी। जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम इधर जमा होगी तो प्रीलोड आपकी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो अगर यहाँ पे प्रीलोड बढ़ा है तो इसका आयोटिक रिगर्ज आंसर है। लंग कार्सिनोमा एसोसिएशन टॉपिक बिल्कुल स्क्वेमस सेल सी ऑफ द लंग, लेकिन इस पर थोड़ा दिमाग खोल के रखना है एग्ज़ाम के दौरान। अगर एक टॉपिक ACTH है तो फिर स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग है, ACTH उधर से आता है, TSH जो है वो स्क्वेमस सेल सी से आता है। गर्ल डेवलप फ्यूर रेश एंड जॉइंट पेन हिस्ट्री ऑफ डिप्थीरिया डाइऑक्साइड डिटेल के साथ डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में भी। टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी है, ब्लड सप्लाई टू द ऑलरेडी डिस्कस किया है डिटेल के साथ, डिसेंडिंग थोरेसिक आयोटा। कार्पस्लूटम इज मेंटेन्ड बाय बीटा HCG, कार्पस्लूटम इज मेंटेन्ड बाय बीटा HCG, carpuslutum is maintained by beta HCG and carpuslutum secretes progesterone। बस ये याद रखें, carpuslutum is maintained by beta HCG। heart muscle vacancy because of gap junction। drug of choice for traveler diarrhea is diphenoxylate। अगर ये ना हो तो फिर आपने इमोडियम, लोपेरामाइड, एंटीकोलिनर्जिक। अगर वो भी नहीं है तो फिर आपने फ्लोरोक्विनोलोन में सेप्रो जो है वो सुपीरियर है। अगर वो भी नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, अगर क्वेश्चन ये है कि फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंस है, फिर आपने एजेथ्रो देनी है। एजेथ्रो इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन फ्लोरोक्विनोलोन रेजिस्टेंट। आगे बढ़ते हैं, 152 हो गया। यहाँ पे क्या है, इन इंजर्ड टिश्यू द कीमोटैक्टिक फैक्टर इज C59, प्रीवियसली डिस्कस हो चुका है मेरे गायनी के लेक्चर्स में। A young girl develop rash on the cheeks and nose when she goes in the sun. There is no other complaints when she is deposited in the and she biopsy उसमें IgG deposits हैं, सिर्फ Na इज नेगेटिव। ये याद रखें, डिस्काइड लूपस में यूजुअली Na नेगेटिव होता है और उसमें IgG डिपॉजिट होता है। ये जो है कंसल्टेंट का फेवरेट क्वेश्चन है कि आपका जो डिस्काइड लूपस है और ये दूसरे रेशेज है मेलर रेश में, इसमें क्या डिफरेंशिएशन पॉइंट है, तो इसमें IgG डिपॉजिट्स होते हैं, बस ये याद रखें। Not given orally because of high first तो मॉर्फिन है। 50-year-old has hysterectomy for uterine mix. She developed lump in the lower abdomen. It was diagnosed as a case of incisional hernia. So first structure this lump to push from the within outward, मतलब अंदर से बाहर की तरफ तो आपका फेशिया ट्रांसवर्सल होगा। फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड तो आपका क्या होगा, पेल स्किन होगा, उसके बाद एक्सटर्नल ओब्लिक होगा। लेडी इन किचन हैज़ कट हर मिडल फिंगर, तो उसमें वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। फास्ट अडाप्टिंग रिसेप्टर जो है वो पेसिनियन है, एंड रिसेप्टर्स विच नेवर अडाप्ट वो पेन रिसेप्टर है। अगर पेन ना हो तो फिर आपने वो दूसरे रिसेप्टर्स, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, आयोटिक स्ट्रेच रिसेप्टर्स, वो अडाप्ट नहीं होते। इंक्रीज थ्रोम्बोसिस बाय जेनेटिक डिफेक्ट इज, तो ए हो गया। बी तो आपका एक्वायर्ड डिजीज़ है, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस दैट इज एक्वायर्ड, तो आपका यही है। आगे बढ़ते हैं, तो उसमें जो है हेमोफीलिया में आपका फैक्टर 8 माइनर जो है उसका ज़्यादा रोल है। रिकमेंडेड डेली प्रोटीन इनटेक अगर 0.81 ग्राम पर केजी है तो उसको पिक करें। आगे बढ़ते हैं जनाब। डेड स्पेस डज नॉट चेंज इन, इस पे जो है बहुत ज़्यादा
तहफ़्फ़ुज़ात हैं। डेड स्पेस का जो है बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है। आपने और भी ऑप्शन MCQs में देखने हैं। अगर वो नहीं है तो शेलो ब्रीदिंग में मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है। शेलो ब्रीदिंग में आपका अपर एयरवे एक्सचेंज होती है, लोअर एयरवे आपकी कांस्टेंट रहती है, तो आप में CO2 प्रोडक्शन उधर ज़्यादा होती है। तो डेड स्पेस क्या होता है? डेड स्पेस का मतलब ही तो यही है कि एयर विच डज नॉट पार्टिसिपेट air which does not participate in the exchange, air which does not participate in the exchange, बस इसको याद रखना है। तो शेलो ब्रीदिंग में आपका अपर एयरवे जो वो चेंज होता है लेकिन नीचे नहीं होता, तो इसमें मैसिव इंक्रीज इन डेड स्पेस इन शेलो ब्रीदिंग। और डीप ब्रीदिंग में आपका जो है वो इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर डीप रैपिड ब्रीदिंग हो फिर आपका जो है डेड स्पेस डिक्रीज होगा। लेकिन सिर्फ डीप इंस्पिरेशन हो तो फिर आपकी यूजुअली नॉर्मल रहेगी। यूजुअली वो क्या रहेगी? नॉर्मल रहेगी। यूजुअली वो क्या रहेगी? नॉर्मल रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं। RTA लॉस। अच्छा, डीप इंस्पिरेशन बस ये हो गई। मैंने अपने पेज पे भी, फेसबुक वाले पेज पे भी बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन किया है। इसको बस इस तरह ही याद रखें। शेलो ब्रीदिंग में डेड स्पेस इंक्रीज़ हो जाती है, वो मैंने आपको बता दिया। डीप इंस्पिरेशन में यूजुअली नॉर्मल रहती है, लेकिन डीप रैपिड हो तो उसमें डिक्रीज़ हो जाती है। डीप रैपिड हो तो उसमें फिर डिक्रीज़ हो जाती है। लेकिन डीप इंस्पिरेशन में चलो फिर कंफ्यूजन हो गया आप लोगों को। RTA blood loss GFR decrease due to decrease in arterial flow. Reticular fiber seen in the tonsil regarding fat embolism syndrome, mostly due to lung bone fracture. सेम सिनारियो हो अगर इधर एक्सेप्ट लेगा हो, एक्सेप्ट फोकस करना है एग्जाम में, कुछ पता नहीं है CPSP का, तो फिर D है। मोस्ट पेशेंट सर्वाइव विद ट्रीटमेंट। फेट एम्बोलिज्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। टर्मिनल इलियम रिसेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। यहाँ पे परनीशियस एनीमिया में जो है वो ऑटो इम्यून है, उसमें आपके एंटीबॉडीज़ बनेंगे अगेंस्ट इंट्रिंसिक फैक्टर। यहाँ पे मैं स्टियोटोरिया पिक करूँगा, ऑप्शन C। 68 मैन वाज नोन केस ऑफ लिवर सिरोसिस डेवलप साइट व्हाट इज द मैकेनिज्म। इस पे भी मैंने बहुत डिस्कशन की है। अगर ये लिवर सिरोसिस पेशेंट है और उसको असाइटिस का पूछ रहे हैं तो आपने बहुत ऑप्शन ढूंढना है, बहुत डिक्रीज इन एल्ब्यूमिन एंड इंक्रीज इन पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर वो नहीं है तो इंक्रीज इन पोर्टल हाइपरटेंशन ओनली, इंक्रीज इन पोर्टल हाइपरटेंशन ओनली। सेम सिनारियो अगर पूछे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ जनरलाइज एडिमा और पीडल एडिमा, तो फिर डिक्रीज एल्ब्यूमिन है। फिर क्या है? डिक्रीज एल्ब्यूमिन। Which type of immunological response है? BCG वैक्सीनेशन TB का सोचते, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, तो वो डिलेट है। ट्यूमर स्प्रेड टू मिडल कैनल फोसा फ्रॉम इंफ्रा टेम्परल फोसा, वाई ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनाइड, बिल्कुल सही है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैप्टोप्रिन इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 to एंजियोटेंसिन 2, सही है। तो यहाँ तक हमने कर दिया और इसमें जो है ये पेपर भी कवर हो गया। और मेन मकसद जो मेरे डिस्कशन का है वो किसी के साथ कंट्राडिक्शन नहीं है। मेन मकसद जो है वो आपको आइडिया हो जाए कि ये चीज़ें है क्या, आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। शुक्रिया।